रेफ्रिजरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी कन्फाइंड स्पेस या हम कह सकते हैं कि किसी एक सर्टेन वॉल्यूम को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। तो एक ऐसा साइंस है जिससे कि हम किसी फिक्स्ड स्पेस को लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं। उस स्पेस का टेम्परेचर जो भी होगा उसको एब्जॉर्व किया जाएगा और उस टेम्परेचर को सराउंडिंग्स में भेज दिया जाएगा, जिससे कि उस कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम हो जाए। सेम वर्क है एयर कंडीशनर का भी। एयर कंडीशनर का भी यही फंक्शन होता है कि किसी फिक्स्ड स्पेस जैसे कि रूम के टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से एक लिमिटेड अमाउंट में कम कर सके। बट एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कूलिंग प्रोवाइड कराना तो दोनों का बेसिक फंक्शन है, रेफ्रिजरेटर का भी और एयर कंडीशनर का भी। लेकिन एयर कंडीशनर इसके अलावा और भी कई फंक्शंस फुलफ़िल करता है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है एयर कंडीशनर। इसके अलावा फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता है, एयर का सर्कुलेशन कराता है रूम के अंदर। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एयर कंडीशनर प्रोवाइड कराता है लेकिन फ्रिज नहीं प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट हो उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वर्क क्या होता है। वर्क है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कोई भी इवेंट हो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ वर्क किया जाए। बिना वर्क किए कोई इवेंट नहीं होता है, कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन इस नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने के लिए किसी एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर अपने आप होती रहती हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम हायर टू लोअर एम्पलीट्यूड। अगर कोई चीज़ ऊंचाई पे है, उसको नीचे गिराना है, तो आप केवल उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, वो नीचे चला आएगा अपने आप ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लाने के लिए आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो वर्क नेचर करेगा। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो आपको अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट कहीं रख दें और उसकी तरफ हाई प्रेशर हो और दूसरी तरफ लो प्रेशर हो, तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। सेम वे में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसका मतलब अगर कोई आपके पास मेटालिक रॉड है, आप उसके एक एंड को गर्म करिए, यानी कि वो हॉट टेम्परेचर पे हो गया, और दूसरे एंड को या तो हॉट ही मत करिए या फिर उसको लोअर टेम्परेचर पे हॉट करिए, तो आप देखेंगे कि जो उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड में हो रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरे के पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ऐसा करने के लिए हमको आपको किसी एक्सटर्नल वर्क को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करना पड़ा, अगर हीट को भेजना पड़ा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, तब हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हीट एनर्जी के कुछ पार्ट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये हीट एनर्जी मिलती कहाँ से है? आप जानते हैं कि फ्यूल की बर्निंग होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर इस हीट एनर्जी से गैस प्रोड्यूस होती है,
जिसका कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट पिस्टन को मूव कराता है, फिर करस्पॉन्डिंग क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट होता है। तो जो भी हीट एनर्जी डेवलप हो रही है इंजन के अंदर, उसका कुछ ही पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। अब मान लीजिए कि जब फ्यूल की बर्निंग हुई, उससे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ वो है टेम्परेचर T1। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा हीट इंजन का, जिसमें सोर्स T1, इसका मतलब है कि ये ऐसा सोर्स है जो कि हाई टेम्परेचर पे है, उसको T1 से रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं सिंक है T2 जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, इसका मतलब यहाँ पे T2 इज लेस देन T1। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी Q1 आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट, टू डू सम मैकेनिकल वर्क, एंड सेकंड, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही होता है ना हीट इंजन में, जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सिलेंडर के अंदर, उसका कुछ पार्ट तो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने में यूज हो जाता है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट वेस्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो Q1 वो हीट है जो कि गैस की बर्निंग के बाद प्रोड्यूस हुई है एट टेम्परेचर T1। ये क्या करेगी, कुछ वर्क परफॉर्म करेगी, इसलिए यहाँ पे वर्क भी दिखाया गया है W से। और जो रिमेनिंग हीट है वो लॉस हो जाती है, उसको Q2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर T1 से लो टेम्परेचर T2 की तरफ हो रहा है। और ऐसा करने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिस्टम अपने आप वर्क प्रोड्यूस करेगा। इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यानी कि हमको किसी हीट इंजन में कितना वर्क मिला और उस वर्क को अचीव करने के लिए हमको कितना हीट सप्लाई करना पड़ा। तो इफ़िशियंसी का फार्मूला है नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। अब अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ पे नेट वर्क आउटपुट जो है वो W है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यूज करें तो इस हीट इंजन के पास एक एनर्जी है जो कि आ रही है, वो है Q1, इनकमिंग एनर्जी है Q1, जबकि आउटगोइंग एनर्जी है W और Q2। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी है Q1 इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी W प्लस Q2। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है W की जगह Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड है Q1। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब इस फार्मूले से ये तो क्लियर है कि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, चूँकि Q2 और Q1 क्या है, हीट जनरेटेड, और Q2 क्या है, हीट लॉस्ट। और ये दोनों ही क्वांटिटीज़ नॉन जीरो हैं, इसका मतलब 1 में से कुछ कम हो रहा है। इसलिए कभी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि 1 से हमेशा कम होती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को कहा जाता है रिवर्स्ड हीट इंजन। अब इसके आप ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे जो हीट का फ्लो है वो लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे दो टेम्परेचर पॉइंट्स हैं, एक है सराउंडिंग और एक है स्पेस टू कूल। यानी कि जिस स्पेस को कूल करना है वो कहाँ होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर पे। उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम ही होना चाहिए। और जो सराउंडिंग है वो क्या है, वो तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी स्पेस को कूल किया जाता है और यहाँ की हीट को फोर्सफुल्ली सप्लाई किया जाता है सराउंडिंग्स को, जिससे कि वो स्पेस कूल हो जाए। यानी कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। और ऐसा होना एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है,
इसीलिए रेफ्रिजरेटर के केस में वर्क सप्लाई करनी पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स से वर्क की सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए आपकी बात जो वर्क है उसका एरो टूवर्ड्स द रेफ्रिजरेटर है। ठीक है। इसको रिवर्स्ड हीट इंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ हीट है वो इंजन का जस्ट अपोजिट है। इसमें हीट लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव हो रहा है। रेफ्रिजरेटर्स का यूज क्या है? टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स एट्सेट्रा। जैसे हीट इंजन में इफ़िशियंसी की बात करते हैं हम, वैसे ही रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात की जाती है। यहाँ पे इफ़िशियंसी टर्म यूज नहीं होता है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अभी आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? स्पेस टू कूल, जिस स्पेस को कूल करना है वही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और उस डिजायर्ड इफेक्ट को अचीव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो डिजायर्ड इफेक्ट कब मिलेगा? जब हीट एक्सट्रैक्ट होगी एट लोअर टेम्परेचर, जो कि Q2 है, और डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट W। अब रेफ्रिजरेटर के केस में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें तो रेफ्रिजरेटर की तरफ जो इनकमिंग एनर्जी है वो Q2 है और W है, जबकि आउटगोइंग एनर्जी Q1 है। तो टोटल इनपुट एनर्जी Q2 प्लस W इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एनर्जी Q1। तो यहाँ पे W कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। हैंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर इज Q2 डिवाइडेड बाई W की जगह प्लेस करेंगे Q1 माइनस Q2। नेक्स्ट है हीट पंप। हीट पंप भी रिवर्स्ड हीट इंजन कहलाता है, क्योंकि इसमें भी हीट फ्लो का डायरेक्शन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ होता है। लेकिन इस मशीन का यूज क्या है? इस टेम्परेचर का यूज होता है किसी फिक्स्ड स्पेस को कन्फाइंड वॉल्यूम का टेम्परेचर इंक्रीज करना। जैसे रेफ्रिजरेटर का फंक्शन क्या था? किसी स्पेस को कूल करना, वैसे ही हीट पंप का काम है किसी स्पेस को हीट करना। इसका ब्लॉक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हीट पंप, जिसमें एक टेम्परेचर है सराउंडिंग टेम्परेचर, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होता है, और दूसरा टेम्परेचर वो है जहाँ हमें हीटिंग प्रोवाइड करानी है, स्पेस टू हीट। इसका मतलब यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर फोर्सफुल्ली उस स्पेस को भेजा जा रहा है जिसको कि हीट करना है। और चूंकि हमारा यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? स्पेस टू हीट। जिस रूम को, जिस एरिया को हमको हीट करना है, हम चाहते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। यानी कि यहाँ भी हमको जो हीट का ट्रांसफ़र है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी वर्क इनपुट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब यहाँ भी इनपुट एनर्जी कौन कौन सी है? Q2 और W, जबकि आउटपुट एनर्जी है Q1। केवल यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हीट रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर। जैसे फ्रिज के केस में डिजायर्ड इफेक्ट था स्पेस टू कूल, वैसे ही हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट है हीट रिजेक्टेड। हम चाहते हैं कि किसी रूम में हीट का अमाउंट बढ़ जाए, इसलिए COP का फार्मूला हीट पंप के लिए बनेगा हीट रिजेक्टेड एट हाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। हीट रिजेक्टेड Q1 है, वर्क इनपुट फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम Q1 माइनस Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर से हीट पंप के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो फार्मूला हमको मिलेगा
COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस फार्मूले से एक बात और पता चलती है कि अगर टेम्परेचर लिमिट्स सेम हैं तो हमेशा हीट पंप का जो COP होता है वो फ्रिज के COP से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी COP होगा फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, उसमें जब 1 ऐड करेंगे तब हमको मिलेगा COP ऑफ हीट पंप।